चलिए चालू करते हैं सर। हम लोगों ने ये देखा था कि बैनर के फॉरेक्स के बैनर के नीचे आप जो है प्रीशियस मेटल में काम कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम। मेरा आवाज आप तक क्लियरली आ रहा है? कोई एक यस बता। सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने चर्चा किया था उस दिन कि फॉरेक्स के बैनर के नीचे जो है करेंसी पेयर के अलावा करेंसी पेयर्स जो भी हैं, मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर्स और एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स, ये छोड़ के आप प्रीशियस मेटल में काम कर सकते हैं। और प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड में एक स्ट्रैटेजी है जो एकदम आसान तरीके से आप जो है पैसे कमा सकते हैं। और एक जो स्ट्रैटेजी है वॉल्यूम बेस्ड, वो भी हम लोग सिखाएंगे। और जो है, जो मैंने अभी तक बताया नहीं किसी भी मंच पर, वो है 5 to 18% का जो गोल्ड का जो रिटर्न वाला एक स्ट्रैटेजी है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इंडाइसिस में काम कर, कोई सोचता है कि मैं यूएस के इंडाइसिस में काम करना चाहता हूँ तो भी कर सकते हैं। EU50, फ्रांस के 40, जर्मनी के 30, जापान के 225, जो कि जो प्रीशियस उनके जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 200 और चाइना का इंडिया इंडाइसिस और इंडिया के 50 जो कि निफ्टी 50। ऐसे न जाने सिंगापुर के या फिर चाइना के जो भी, जहाँ जहाँ पे भी लीडिंग जो इंडिकेटर्स हैं, सॉरी इंडाइसिस हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इंडाइसिस का मतलब क्या है? जैसे कि सेंसेक्स एक इंडेक्स हो गया, निफ्टी एक इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आप भी जानते होंगे, निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे, इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करते करते हम लोग। यहाँ पे इंडेक्स में या इंडाइसिस पे आप खेल सकते हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद लेकिन स्पॉट जैसे काम करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? प्रीमियम ज्यादा रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? CFDs। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद हम लोग स्पॉट जैसे काम कर सकते हैं और डिलीवरी के लिए रख सकते हैं। डिलीवरी का मतलब, आपने बाय का पोजीशन कभी भी आप जो है क्लोज कर सकते हैं, और सेल का पोजीशन कभी भी आप क्लोज कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि एनर्जी सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेंट ऑयल या क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, US ऑयल, WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं हम लोग उसको, जो कि स्वीट ऑयल रहता है। ऑयल में दो प्रकार का रहता है, एक क्रूड ऑयल होता है, एक स्वीट ऑयल रहता है। ये स्वीट ऑयल का है, तो ऐसा मत समझिए कि वो स्वीट ऑयल है करके हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, वैसा नहीं है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के बारे में तो मैंने बता दिया। और इक्विटी CFDs में भी आप काम कर सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, अमेजोन के, एप्पल के, जो भी लीडिंग स्टॉक्स हैं अमेरिका में, जो जो भी नैस्डैक में लिस्टेड है, या S&P, स्टैंडर्ड एंड पूल्स, जो इंडाइसिस पे, जो स्टैंडर्ड एंड पूल का जो 500 स्टॉक्स है ना, वहाँ पे भी जो ये लिस्टेड है, वो भी इंडाइसिस पे आप खेल सकते हो, इंडाइसिस के स्टॉक पे खेल सकते हो। सिर्फ मैंने कहा था कि यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको, डिविडेंड नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रोथ तो जरूर मिलेगा, है ना? ग्रोथ तो जरूर मिलेगा। तो ग्रोथ के पीछे आप भागोगे तो डिविडेंड को भूल जाओगे आप। ठीक है ना? और मैं एक एक फंडा में बताऊंगा जहां पे आपको ये जो इक्विटी CFDs में आप कामयाब हो सकते हो। इक्विटी CFDs में आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो तो बाद में। जैसे कि कोई भी अगर सोच लेता है कि मुझे तो अमेजोन का स्टॉक मैं खरीदता नहीं हूँ, कभी भी खरीद नहीं पाऊंगा, ऐसे अगर कोई सोच है तो यहाँ पे आप खरीद के बैठ सकते हो, और अच्छी तरह से आप पैसे यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है ना? सिर्फ मैंने कहा बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे और डिविडेंड नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ग्रोथ है, डीग्रोथ होने दो। जो तो बोला, तो नीचे गिरने का जो स्टॉक है उसमें भी आप शामिल हो सकते हो, ऊपर जाने के जो स्टॉक है वहां पे भी आप शामिल हो सकते हो। लेकिन मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा, सिर्फ आप ट्रेंड के लिए ऊपर जाने का जो भी स्ट्रैटेजी है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? वैसे कमोडिटी मार्केट में भी आप खेल सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था, एल्यूमिनियम, कॉफी, कॉपर, कॉटन, जिंक, नेचुरल गैस, जो भी आपका जो लगता है, आपको लगता है कि पोटैटो,
ओनियन जो भी आपको दिखाई देता है आपके आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जो भी दिखता है वहां पे आप ट्रेडिंग कर लो, ठीक है ना। फंडा एक ही है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, गहराई तक आप लेके जाइए ये जो बातों को, आप गहराई तक लेके जाइए। आप भी जानते होंगे कि ये जो करेंसी पेयर है, ये जो करेंसी पेयर है वो किस तरीके से नाचता है, वो भी आप जानते हैं, है ना। करेंसी पेयर हमेशा एक लड़ाई है करके करेंसी पेयर इस तरीके से नाचेगा, है ना। लड़ाई है करके इस तरीके से हमेशा 10 साल का डेटा आप देख लीजिए, 10 साल का या 20 साल का डेटा आप देख लीजिए, इसी तरीके से नाचता है। हालांकि यहां से यहां तक हो सकता है 2000 पिप्स, कोई भी दिक्कत नहीं, 2000 पिप्स हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, 2000 यहाँ पे आप बाय कर लेते तो आप सोचेंगे अरे इतना सारा गिर गया है तो फिर वो पाताल में ही जाएगा करके। नहीं, यहाँ पे फिर से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि करेंसी पैर में गिरावट जो है उसकी भी एक सीमा है, जो चढ़ने का है उसका भी एक सीमा है, क्योंकि ये लड़ाई है ना। लड़ाई का मतलब क्या है वो ये समझ के ले लो आप, समझ के ले लो सर, ये लड़ाई का मतलब क्या है करके। ओके, बहुत सारे जो लोग बहुत हाई फाई कैलकुलेशन करते हैं सर, उसका कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल सा जो बात बोल रहा हूँ, ओके, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, यही आपको करेंसी पेयर के लिए मदद करेंगे। यही जो चीज है आपको करेंसी पेयर के लिए, मैं लगातार 10 साल से यही मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी लोगों के दिमाग में ये जाता ही नहीं है। फिर भी लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरा पैसा चला गया कर। तो मैं एक चीज आपके दिमाग में उतारता हूँ सर और मैडम, जो कि करेंसी पेयर में कभी भी लड़ाई के चक्कर में कहीं पे भी नहीं जाता। इट इज अ सम गेम ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ सम गेम ऑफ जीरो। इट इज अ सम गेम ऑफ जीरो। ये क्यों बोलते हैं हम लोग? हम लोग स्टॉक को सम गेम ऑफ जीरो बोलते हैं क्या? मैं पागल ठहरूंगा अगर मैं बोलूं स्टॉक जो है इट इज अ सम गेम ऑफ जीरो। छोड़िए सत्यम को, या छोड़िए किंगफिशर को, या छोड़िए अनिल अंबानी के अड़ाग को, जो जो कि वो स्टॉक पिट गए हैं तो वो तो जीरो चला गया है। लेकिन सारे के सारे, मैं बोल रहा हूँ 99% जो स्टॉक है वो कहाँ पे जा रहा है, उसका अंतिम यात्रा कहाँ है। जैसे कि मेरा अंतिम यात्रा है, मैं तो नरक में जाऊंगा, है ना। लेकिन इसका जो अंतिम यात्रा है, स्टॉक का जो अंतिम यात्रा है, वो ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन लेकिन करेंसी पेयर का जो अंतिम यात्रा है ऐसे है, अंतिम यात्रा ही नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। क्यों? वजह क्या है, ये जान जान के लेना होगा आपको। ये वजह क्या है? वजह इसलिए है, अगर अगर यूरो ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे जा रहा है, इसका मतलब कुल मिला के आप भी जानते हैं कि यूरो यूएसडी क्या होगा, ऊपर ही चला जाएगा। जबकि यूरो खुद ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे जा रहा है, तब कुल मिला के जो यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो ऊपर ही चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यूरोपियन की जो भी प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो फोकस कर रहा है अपने करेंसी के ऊपर। तो जो बाइडेन चुप बैठेंगे क्या? जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो चुप बैठेंगे क्या? वो भी अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को या इकोनॉमिस्ट को बिठाएंगे और बोलेंगे मेरा जो यूएस डॉलर्स है ना उसको चढ़ाना है, वो पिट रहा है उसको चढ़ाना है। जैसे ये चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा हालत, ये जो चढ़ रहा था उसका हालत क्या होगा? कुल मिला के यूरो यूएसडी जो चढ़ रहे थे उसका हालत क्या होगा? इस तरीके से होगा। और यदि ये ऊपरी चलता गया और इसका जो दौर है ये जो है पतला हो गया और ये नीचे चला गया, तो अगर यूरो नीचे चला गया और यूएसडी ऊपर चला गया तो इसका जो दिशा है, यूरो यूएसडी का जो दिशा है वो बदलेगा और नीचे चला जाएगा। तो ये तीन फेस हैं, एक ऊपर जाएगा लेकिन उसका सीमा है, और फिर वो फ्लैट हो जाएगा उसका भी सीमा है, और फिर वो नीचे जाएगा उसका भी एक सीमा है। इसी वजह से क्या होगा, ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से रहेंगे। किस तरीके से? 1 साल लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, या 1.5 साल लग सकता है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, या फिर 10 साल लग सकता है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। उसके बाद यहां से यहां पर पहुंचने के लिए फिर से 2 साल या 3 साल या 10 साल लग सकते हैं। लेकिन ये जिगजैग फॉर्म में ही रुकता है, जिगजैग फॉर्म में रुकता है। तो मेरे ऊपर एक सवाल उठेगा, आप गोली मारने के लिए या AK-47
मेरे सीने पे उतारने के लिए आप बोलेंगे वैसे देखा जाए तो यूएसडी जेपीवाई तो ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि जेपीवाई थोड़ा पतला है, जेपीवाई उतना डिमांडिंग करेंसी नहीं है, इसी वजह से ज्यादातर ऊपर जा रहा है। लेकिन जिंदगी भर ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जेपीवाई को एहसास होगा कि अरे हमारे जो करेंसी पिट रहे हैं, जब एहसास होगा पिट रहा है करके, तो उनका एक्सपोर्टिंग ज्यादा करेंगे, उसका टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा बढ़ाएंगे, वो यूएसए से भी ज्यादा एक कदम उठाएंगे, तब जाकर के जेपीवाई स्ट्रांग होगा, तब यूएसडी जेपीवाई गिर सकता है। तो आप देखिए कोई भी करेंसी पेयर देखिए, उसका एक सीमा है, उसका एक सीजनैलिटी है, मतलब एक महीने में वो चढ़ता है, 2 महीने में यूएसडी जेपीवाई चढ़ता होगा, तीसरे महीने में उसका गिरना ही है। तो ये जानना जरूरी है कि कब गिरता है, वो जानना जरूरी है, और आपने ये भी जानना जरूरी है कि कहां तक गिर सकता है, और ये भी जानना जरूरी है कि कहां तक वो चढ़ सकता है, और ये भी जानना जरूरी है कि चढ़ने के बाद और कहां तक चढ़ सकता है, क्योंकि बार 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 चढ़ते गया तो कहीं ना कहीं तो उसको गिरना ही है। लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं है, स्टॉक अकेला एक ऐसा चीज है, स्टॉक एक अकेला एक चीज ऐसा है, वो चढ़ने के ही प्रयास करता है, चाहे कितने भी गिरने दो, क्यों? उसको रोकने के लिए कोई भी रहा नहीं है। एमआरएफ टायर को आप रोकने के लिए जाओ, वो कभी भी रुकेगा ही नहीं। एमआरएफ टायर को रोकने के लिए जाओ, एमआरएफ टायर जो है 1 रुपया से चालू हो गया था, विप्रो जो है, इंफोसिस जो है 1 रुपया में चालू हुआ था, अभी जाकर के कितने रेट पर वो चल रहा है। तो वो छोड़िए उस बातों को, मैं बोल रहा हूं स्टॉक हो गया, इंडाइसिस हो गए, कमोडिटी हो गए, उसका जो दिशा है, अंतिम यात्रा है, वो ऊपर ही जाने का अंतिम यात्रा है। ओके, मैं फिर से दोहराता हूं और सारा क्लैरिटी के साथ आपको मैं बताता हूं, ताकि आप किस जगह पे रुकना जरूरी है। ओके, कहां पे आप रुकने से आपको फायदा ज्यादा होगा। एक मिनट, किसी का प्रश्न आ गया है। नरक नहीं, स्वर्ग में जाओगे। अच्छा। देवेंद्र सर, बाप रे, थैंक यू। एक्चुअली मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ ना सर, मैंने तो पाप किया है, तो चलिए, सॉरी। तो यहाँ पे सर कभी भी आप सोचिए कि करेंसी पेयर का नाम ले लिया ना, तो आपके पास पैसे होने जरूरी है, आपके पास पैसे होने जरूरी है, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और आप मनी मैनेजमेंट के भीतर आप काम करोगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई चाहे कोई भी मार्केट आपको हरा नहीं सकते। मुझे आज भी एक मेरे सर और मैडम जो है आए थे, उन्होंने भी पैसे गंवाए थे। ओके, मेरे घर पर आए थे, वो बोला कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना, मेरे मेरे जो नसीब में लिखा ही नहीं है। मैंने कहा आप लोग कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा इतना सारा लॉट साइज मारते हो, वो तो गलत है ना। मैंने पूछा मैंने पूछा उनको चैलेंज किया कि $300, $300 उड़ा के दिखाइए, $300 उड़ा के दिखाइए 0.01 के पोजीशन से, 0.01 के पोजीशन से $300 उड़ा के दिखाइए। तो उन्होंने बोला वो तो 2 दिन में उड़ जाएंगे करके। मैंने कहा वो उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उड़ना है तो 3,000 पिप्स ऑपोजिट जाना चाहिए। 3,000 पिप्स ऑपोजिट जाने का मतलब लगभग लगभग 2 से 3 साल लगातार ऊपर जाना चाहिए, या लगातार नीचे जाना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है $300 खत्म हो जाएगा। अभी जो दौर जो गया था 1.220 से लेकर के, यूरो यूएसडी के 1.220 से लेकर के, वो भी मैंने बताया उनको, 1.220 से 2200 से वो आ गया था नीचे पिट के, 1.5 साल में या 1 साल 8 महीने में 0.9500 तक। आप बोलेंगे और ये तो बहुत बड़ा लंबा रेस हो गया। ये लंबा रेस होने के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ 2,700 ही हो गया है। कितना? 2,700 पिप्स ही हो गए हैं, 2,700 पिप्स। जो कि लोग अक्सर बोल रहे थे अरे यूरो यूएसडी पिट गए, यूरो यूएसडी अभी खत्म, कहानी खत्म, बोलो तो यूरो खत्म, यूएसडी अभी चढ़ने वाला है। लेकिन हुआ क्या? कंट्रोल में आ गया कि नहीं?
यूरो कंट्रोल में आ गया। जैसे यहां तक पहुंच गए, यूरो के जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सोचा अरे और पिट जाओगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई बात ही नहीं होगी कि यूरो खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर खत्म होना है तो फिर वो ये अपना जो क्या वेनेजुएला जैसा या ग्रीस जैसा या वेनेजुएला जैसा होगा, तो वो कंट्री अगर बर्बाद हो जाता है तो पूरे यूरोपियन कंट्री बर्बाद हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं स्टॉप मारना है। तो कितना भी चाहे यूरो यूएसडी नीचे गिरने दो, इसका मतलब क्या है? अगर यूरो यूएसडी नीचे गिर रहा है का मतलब क्या है? यूरो नीचे गिर रहा है और यूएसडी ऊपर जा रहा है। ध्यान रहे, यूरो नीचे गिर रहा है और यूएसडी लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसे करने के लिए यूरो के जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो करने के लिए देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से जो ये जो चलता है ना, मैंने चैलेंज किया था ना, उस सर को मैंने चैलेंज किया कि ये 300 डॉलर उड़ा के दिखाइए 0.01 के पोजीशन से, उड़ा के दिखाई करके चैलेंज। तो फिर बाद में जबकि मैंने एक्सप्लेन किया तो बोला अरे बाप रे, मैंने सोचा तो 1.220, उन्होंने कहा मैंने सोचा 1.220 से लेकर के 0.9500 तक आ जाएंगे तो मेरा खाली हो सकता था करके, पूरा खाली हो सकता। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में अगर आ जाता है ना, तो कभी भी उड़ेगा नहीं। और आज के डेट में वो कहां पे है सर? आज के डेट में वो कहां पे है? लगभग 1.08 के पास, तकरीबन 08 के पास। बोला तो कितना पिप्स चढ़ गया अभी? 500 और 800, लगभग 1300 पिप्स चढ़ गए। जो देखो 1300 पिप्स यहां से माइनस कर दीजिए, 1300 पिप्स यहां से इतना सारा चढ़ गया है ना, तो लगभग अभी 1400 ही बचा है। लगभग अभी 1400 ही बचा है। ये एरिया जो है यहाँ पे नो एक्टिविटी जोन है, ये समझ के लेना होगा आपको। ये जो जोन है ये नो एक्टिविटी जोन है, जहां पे आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है। बीच में बोले तो सी में नहीं, समुद्र पे, समुद्र के किनारे पे नहीं, बीच में है। इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर तो बाय भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, इतने सारी छोटी चीजों के ऊपर आप नजर रखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ये जो है ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि यूरो यूएसडी का जो था 1.2500 से लेकर के अभी जो, अभी इतना तो गया नहीं था, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0.9500 तक ये चला गया था। अगर बीच में अगर खेल रहा हो तो कहीं ना कहीं दोनों पोजीशन आप ले सकते हो। लेकिन यहां पे अगर पहुंचता है तो आपको सेल के पोजीशन ही लेनी है। और यहां पे अगर पहुंचते हो तो बाय के मौके को ही लेना होगा, क्योंकि आपको भी पता है यहां से ऊपर ही उठेगा और आपको भी पता है यहां से वो नीचे ही गिरेगा। ये सब एक सीमाएं हैं, और ये सीमाएं आपको बताता है कि ये रेजिस्टेंस है। वाकई ये तो स्टॉक में जो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, बहुत सारे सर और मैडम जो सिखाते हैं वो लोग बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। मुझे कुछ भी विश्वास नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल एक ही जगह पे काम करता है, वो है करेंसी पेयर में। ध्यान रखें, ध्यान रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक जगह पे काम करता है, वो है करेंसी पेयर्स में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक में काम नहीं करता है। स्टॉक में काम करता है ओनली सपोर्ट। स्टॉक में काम कर सकता है ओनली सपोर्ट। इंडाइसिस में काम कर सकता है ओनली सपोर्ट। और जो भी कमोडिटीज में सपोर्ट करेंगे वो सपोर्ट ही सपोर्ट करेगा। सपोर्ट ही सपोर्ट करें। लोग अक्सर बोलते हैं रेजिस्टेंस आ गया अभी गिरेगा, इंडाइसिस में रेजिस्टेंस आ गया गिरेगा, कमोडिटी में इंडाइसिस में रेजिस्टेंस आ गया अरे गिरेगा। सर गिरने का जो है वो सपना भूल जाइए, आप पिट जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाओगे। अगर करेंसी पेयर अगर है तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिएगा। अगर अगर सपोर्ट पे है बाय कीजिए। मैं इसीलिए इतना सारा लंबा लेक्चर क्यों दे दिया, मैं आपको एक चीज बताने के लिए, एक मिनट। अच्छा राइट सर, ये क्या आप ओके, थैंक यू सर। ओके, मैं अभी एक चीज दिखाता हूं आपको।
ये आप लेकर के जाइए सर, मेरे से नहीं, मेरा आवाज़ ही लेकर के जाइए सर। मुझे मेरा जो है कुछ भी लेकर मत जाइए, आवाज़ को लेकर के जाइए, ओके? मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। प्रेशियस मेटल कहाँ पे जा सकता है? कोई भी प्रेशियस मेटल हो। अंतिम यात्रा क्या है? ऊपर। इंडाइसिस अंतिम यात्रा क्या है? ऊपर। एनर्जी अंतिम यात्रा क्या है? ऊपर। कब तक? एनर्जी सेगमेंट कब तक ऊपर जाएगा? जब तक पूरे विश्व में सोलार एनर्जी से चलता नहीं है तब तक। अभी आप बोलेंगे सोलर एनर्जी से काम कर रहा है, बैटरी से काम कर रहा है, ईवी से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है और बैटरी से काम हो रहा है। पूरे विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं या इंडस्ट्रियल जो एस्टेट है, वो सारे के सारी जो कंपनियां हैं, वो सारे के सारी कंपनियां बैटरी पे अगर चलता हो, तब जा करके ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। तब जा करके ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, है ना? तब तक जो है ऑयल की डिमांड बरकरार रहेगा और ऑयल का डिमांड है रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी तक जो मशीनरी चलने के लिए अभी तक जो है बैटरी के रिजर्व से बड़े-बड़े मशीनरी चल नहीं सकते। बैटरी के विश्वास से बड़े-बड़े मशीनरी चल नहीं सकते अभी तक। छोटे-मोटे गाड़ियाँ जो हैं या ट्रक जो हैं वो चल सकते हैं। बड़े-बड़े मशीन्स हैं सर, बड़े-बड़े मशीन्स हैं, वो चल नहीं सकते। क्योंकि हो सकता है भविष्य में चलें, अगर भविष्य में चलना है तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से चलें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोई ना कोई तो धातु रहेगा जो कमोडिटी चाहिए। कमोडिटी अगर जब तक है तो कमोडिटी बढ़ती का नाम गाड़ी है, तो ये चढ़ेगा। ये करेंसी पेयर है, ये करेंसी पेयर है, तो ये कैसा घूमेगा? ये बाजार में इस तरीके से घूमेगा। ओके, इसका कोई दिशा नहीं है, ये ऊपर नीचे करके जाएगा, इसीलिए आपको मैं वो आइडिया भी बताऊंगा बाद में। इक्विटी सीएफडीज कहां पे जाएगा उसका अंतिम यात्रा? ऊपर। कॉमोडिटीज एल्यूमिनियम हो, कॉफी हो, कॉपर हो, कॉटन हो, ऊपर ही चला जाएगा। कर ये क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज भी ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन कब पिट जाएंगे वो भी पता नहीं। वो सीधा ऊपर जाएगा और नीचे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं इसको रोकने के लिए। हो सकता है नीचे भी गिर जाए, लेकिन लक है, आपके पास लक है, आपके पास फॉर्च्यून है, तो आप निवेश कर सकते हैं कार्डानो पे, बीटीसी पे, डॉजी कॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन जो भी है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये क्यों दिखाया आपको? मैंने अब वो ये छोड़ दीजिए, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में छोड़ दीजिए, मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे कोई करता हो तो मुझे चाकू से मार उड़ाएगा, बोलेगा अरे क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ जा रहा है। नहीं, मैंने खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत डिमांडिंग डिमांडिंग क्रिप्टो करेंसी है, डिमांडिंग क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उसका सप्लाई कब आ जाए ये पता ही नहीं। उसको रोकने के लिए कोई पूरे दुनिया भर के लोग चाहें तो भी रोक नहीं सकते, लेकिन बाकी के कोई भी हो, कमोडिटी हो, इक्विटी हो, एनर्जी हो, इंडाइसिस हो, प्रीशियस मेटल हो, उसको तो ऊपर ही जाना है। इसी वजह से आप इन सभी में सपोर्ट के इंतजार के लिए रुकिए, नीचे आने के इंतजार के लिए रुकिए, सपोर्ट के इंतजार के लिए रुकिए और बाय के अपॉर्चुनिटी के लिए रुकिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, बाय के अपॉर्चुनिटी के पीछे भागिए, बाय के अपॉर्चुनिटी के पीछे भागिए। प्रीशियस मेटल में, इंडाइसिस पे, एनर्जी पे, इक्विटी सीएफडीज पे, कमोडिटी मार्केट पे और क्रिप्टो में भी चाहे तो बाय के मौके को ढूंढे। कब? जब नीचे गिरता हो तब, और जब रुकता हो तब, और वो चढ़ता हो तब। तो तीन वजह है। नीचे गिर रहा है करके आप बाय करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। नीचे गिर 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 के यहाँ यही पॉइंट है बाय कर, नहीं, इधर रुकना है थोड़ी देर तक, यहाँ तक थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद ऊपर जब चढ़ता है तब आप बाय कर लेना। तो ये सब छोटे बातों को आप ध्यान रखेंगे तो इन सब में आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनेंगे। खिलाड़ियों का, मैं बार बार बोल रहा हूं जी, गिरने के बाद, गिरने लोग अक्सर सोचते हैं कि गिरा है तो अभी ले लेंगे करके, नहीं, लेने के लिए एक तरीका है, लेने के लिए जो है बहुत सारा तरीका है। देखो, डब्ल्यू फॉर्मेशन है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, वो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे तरीके हैं, डाइवर्जेंसिस हैं, बहुत 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 सारे तरीके हैं। सिंपली आप जाके खोदना नहीं है बाय के अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। तो इस वजह से जो है लोग क्यों पिट रहे हैं? क्योंकि वो लोग सेल करते हैं,
इसके पीछे सेल के मौके को ढूंढते हैं, सेल के मौके यहाँ पे भी ढूंढते हैं, सेल के मौके यहाँ पे ढूंढते हैं। बिल्कुल सेल के मौके मत ढूंढिए, ढूंढिए यहाँ पे कौन से ढूंढिए आप, दोनों। यहाँ पे दोनों ढूंढिए सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाय के मौके पे भी ढूंढिए आप, और सेल के मौके की भी ढूंढिए। सेल का मौका कहाँ मिलता है, कहाँ पे मिलता है सेल का मौका, ऊपर। और बाय का मौका कहाँ पे मिलता है, नीचे। यहाँ पे सेल के मौके ढूंढिए, और यहाँ पे बाय के मौके को ढूंढिए। और यहाँ पे सिर्फ बाय के मौके से लोग अक्सर हार जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सेल का मौका लेना नहीं है। नो, 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 और यहाँ पे भी नो, और यहाँ पे भी नो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज में, ये सारी चीज में बाय के मौके को ही ढूंढेंगे। अगर हारता है तो मुझे भूलिएगा, आप हारोगे नहीं सर। अगर हारते हैं तो आपने अच्छा सपोर्ट ढूंढा नहीं है, आपने प्रयास नहीं किया, कोई स्टडी नहीं की है सर, इसी वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो बाय में रुकना जरूरी है, इसका मतलब बार बार बाय में नहीं सर। बार बार आप बाय में बैठोगे तो आप बार में जाओगे और पी के बैठोगे। तो कभी भी आप वैसे बार बार बाय मत करें। जब मौका आ जाता है तब आप जाके बाय कर लेना। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। किसी का एक सवाल है तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। ओके सर और मैडम, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, हाँ, मैं कर्सर को जरा जरा। लोग अक्सर ना न्यूज के पीछे भागते हैं। न्यूज ये फलाना ढिमकाना न्यूज है, आपको ऊपर मिलेगा ये न्यूज जो भी है सर, मैंने बार बार बोला है, न्यूज जो है एक दिन का ही असर दिखाता है, 2 दिन का ही असर। और न्यूज पढ़ने के लिए, जानने के लिए एक इकोनॉमिस्ट बनना पड़ता है। उसके पीछे कितना भी दिमाग लगा लो, बोलेगा अरे ये न्यूज ऐसा था, ये मैंने सोचा भी नहीं था करके सोचेंगे आप। तो इसीलिए न्यूज, न्यूज को गहराई तक लेके जाइए, लेकिन न्यूज है करके आप उस तरीके से आप ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट में है तो बाहर निकल सकते हैं। ओके, प्रॉफिट में ना हो तो आप रुक सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन न्यूज के चलते आप पागल हो जाओगे, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ओके सर, चलिए वो तो न्यूज का स्पेशल मैं ट्रेनिंग लूंगा। लेकिन न्यूज के पीछे भागो मत, जैसे कैंडल स्टिक के पीछे लोग भागते हैं। कैंडल स्टिक के पीछे हम लोग बोलते हैं कि अरे उसमें मैं पीएचडी किया हूं। सर, कितना भी चाहे पीएचडी करें, अगर मेजॉरिटी कुछ सोचता है कि मुझे ऊपर लेके जाना है, पिन बार आने के बाद भी, शूटिंग स्टार आने के बावजूद, ऐसा शूटिंग स्टार आने के बावजूद लोग ना इतना लेके चले जाओगे। देखो ऐसे लोग को सोचते हैं कि अरे शूटिंग स्टार आ गया ना बाबा, अभी तो कुछ, अभी तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सेलिंग आ गया है। ये ऐसा शूटिंग स्टार आने के बावजूद दूसरा जो कैंडल ऐसे आ जाएगा कि आपका शूटिंग स्टार या मेरा जो शूटिंग स्टार है, उसको बोलेगा आदर्श तेरा शूटिंग स्टार गया बाढ़ में करके बोलेगा, देखो मैं खड़ा हूं। ऐसे हो जाएगा सर, क्योंकि कैंडल स्टिक में टाइम पीरियड जानना जरूरी है। और अकेला कैंडलस्टिक कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही किसी ने कहा हो कैंडलस्टिक ही ग्रेट है, वो ग्रेट ही है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम को पहचानना जरूरी। सर आवाज आ रहा है किसी का? सर, सर आवाज आ रहा है सर। ओके, मैंने म्यूट कर दिया। तो टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे 1 मिनट में ऐसा बुलिश आ गया था, बुलिश कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग आ गया, मैंने ले लिया बाय। 5 मिनट में बुलिश एंगल्फिंग आ गया, मैंने बाय ले लिया। मैंने 15 मिनट में देख लिया, आवरली में देख लिया, 4 आवरली में देख लिया, इसलिए मैंने बाय लिया। सर उसमें टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेली अगर रहता है तो ठीक है, अगर वीकली रहता है तो बेहतर है, और अगर मंथली रहता है तो बेस्ट है। तो वो उतना तक हम लोग रुकेंगे कहाँ सर, हम लोग रुकते ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोई चैटिंग। ओके, थैंक यू। चलिए मैं अभी आपको जो है ये सीक्रेट तो बता दिया। अभी मैं जा करके, 1 मिनट, हाँ, सॉरी, ये जो कर्सर है वो बार बार निकल जाता है। ये देख लीजिए, कोई भी करेंसी पेयर में दो हिस्से होते हैं। कोई भी करेंसी पेयर में दो हिस्से। जब भी मैं एक्सप्लेन करूं, मैं वापस भी जा सकता हूं कहीं पे भी और फॉरवर्ड भी जा सकता हूं, ताकि
आपको ज्यादा जानकारी देने के चक्कर में यह कर रहा हूं मैं। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, बोलने के लिए मैं भूल जाता हूँ सर, इसीलिए बार बार अटेंड करने की प्रयास कीजिए सर और मैडम। तो कोई भी करेंसी पेयर, चाहे वो यूरो यूएसडी क्यों ना हो, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड, जीबीपी सीएचएफ, कोई भी करेंसी पेयर हो, वो करेंसी पेयर में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो हम लोग बोलते हैं उसको बेस करेंसी बोलते हैं। पहला हिस्सा बेस करेंसी, लोग अक्सर बोलते हैं ये बेस करेंसी है, और लोग अक्सर बोलते हैं इसको कोट करेंसी है, लेकिन मतलब क्या है ये जानता ही नहीं है लोग। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये कोट करेंसी है, ओ कोट बोले तो सेकंड करेंसी जो है कोट करेंसी। कोट करेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोटेशन यहाँ पे यूरो यूएसडी में कोटेशन जो दिया जाता है वो यूएसडी के कैलकुलेशन के हिसाब से कोटेशन दिया जाता है। अगर किसी को ठोकना है, आदर्श को मार उड़ाना है, तो कोटेशन इंडियन रुपीस में होता है। तो इंडियन रुपीस के हिसाब से एक खोखा या एक पेटी बोलते, एक खोखा बोले तो 1 करोड़, और एक पेटी बोला तो 1 लाख रुपए, तो बोलेगा 1 लाख से चलेगा, वो तो छोटा सा एक बच्चा है आदर्श, उसको मार उड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोटेशन होती है, यहाँ पे जो कोटेशन होती है वो यूएसडी का कोटेशन है। अगर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं यूएसडी कैड में कोटेशन किसका है, यूएसडी कैड में कोटेशन किसका है सर? कैड का सर। कैड का कोटेशन है। तो इसी वजह से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कम आएगा, कम है, क्योंकि कैड वर्सेस जो यूएसडी रहता है वो थोड़ा कम है। कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर जो रहता है वो कम है, मतलब ताकत में कम है। इसलिए आपको जो है 10 पिप्स के लिए $1 नहीं मिलेगा। तो वो तो बाद में जानकारी हम लोग दे देंगे। थोड़े अक्सर मुझे कंप्लेंट करते हैं कि यूरो यूएसडी में मैंने 10 पिप्स कमाए थे, 10 पिप्स कमाए थे, मैंने 10 पिप्स कमाए थे, और मैंने $1 कमाया। 10 पिप्स कमाने के बाद $1 मैंने कमाया, जो कि 0.01 के लॉट साइज में। लेकिन यही 10 पिप्स मैंने एयूडी कैड में भी लिया था, या अपना यूरो एयूडी में भी लिया था। 10 पिप्स यूरो एयूडी में भी मैंने लिया था। तो वो क्यों मुझे $1 क्यों नहीं मिला? तो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रोकर है उन्होंने खा तो नहीं लिया, या कहीं ना कहीं आदर्श ने ही खा लिया होगा, वो तो एक्सप्लेन करता है ना, उन्होंने ही खा लिया होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कोटेशन हम लोग जो दे रहे हैं यूरो यूरो एयूडी में, यूरो एयूडी में कोटेशन जो दे रहे हैं वो एयूडी का है। और एक एयूडी मिलता है आपको, $1 नहीं मिलता है आपको, आपको मिलता है एक एयूडी। और एक एयूडी इज इक्वल टू, आप भी जानते होंगे, अभी 0.68 कुछ मिलता है, पता नहीं मुझे अभी फिलहाल पता नहीं, $0.68 ही मिलता है। इसी वजह से लोग अक्सर मुझे कंप्लेंट करते हैं कि मैंने 10 पिप्स वहां पे भी कमाए और यहाँ पे भी मैंने कमाए, लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है जहां पे पैसा ऐसा क्यों हो रहा है जहां पे पैसा कम मिल रहा है? ठीक है ना, एक मिनट, हाँ मैं, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ये जो डिफरेंसेस जो आ रहा है वो कोट करेंसीज के चलते आ रहा है, कोट करेंसीज के चलते आ रहे हैं। तो आप ध्यान रहे, कोट करेंसी बहुत मायने रखते हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, 1 मिनट, हाँ। कोई भी करेंसी पेयर में सेकंड जो है रहता है उसको कोट करेंसी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं काउंटर करेंसी। क्यों काउंटर करेंसी बोला जाता है? क्योंकि लड़ाई होती है करके, एक एक तरीके से लड़ाई है। आप भी जानते होंगे, रस्सी का गेम आपने देखा होगा, रस्सी का गेम आपने देखा होगा। ध्यान रहे, ये रस्सी का गेम आपको आपको मदद करेगा। देखो ये ध्यान रहे, रस्सी के गेम में यहाँ पे कुछ टाई करके रखते हैं, यहाँ पे कुछ 10 लोग रहते हैं खींचने के लिए, और यहाँ पे इस तरफ जो है 10 लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, और यहाँ पे भी 10 लोग रहते हैं, इस जगह पे भी 10 लोग, और इस जगह पे भी 10 लोग। सोचिए ये ए टीम है और ये बी टीम है, और ये सोचिए ये यूरो है बी टीम में, और सोचिए ये ए टीम में यूएस डॉलर्स हैं। बार 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 ये जो सेगमेंट जीत रहा है, ए सेगमेंट या ए ग्रुप जीत रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है। और बार बार ये हार रहा है, इसका मतलब ये यूरो नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कुल मिला के यूरो यूएसडी जो है, कुल मिला के यूरो यूएसडी जो है वो नीचे ही चला जाएगा।
ओके। और उसका जानकारी कहाँ पे मिलता है वो भी हम लोगों को पता नहीं है। ये रस्सी का जो गेम में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये तो पता ही नहीं हमें। और हम लोग अंधा कानून है, अंधा कानून की वजह से प्यार करने की वजह से, प्यार करने के बाद अंधा ही होता हो जाता है और यूरो यूएसडी को प्यार करके बैठते हैं और बोलते हैं मैं तो यूरो यूएसडी में ही ट्रेड करूंगा, मैं तो यूरो यूएसडी को छोड़ूंगा ही नहीं। मैं तो बोलूं यूरो यूएसडी को प्यार कीजिए लेकिन एक दिन के लिए, अगले दिन यूरो जेपीवाई को प्यार करो, अगले दिन यूरो एयूडी को प्यार कीजिए। जब ताकत रहता है दोनों में विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में, तब प्यार कीजिए। तो यहां पे 10 बार जीत लिया, ए ग्रुप ने 10 बार जीत लिया, यूएसडी ने 10 बार जीत लिया, एक बार तो ये जीतेगा ही, एक बार तो जीतेगा ही। क्यों? ये 10 बार जीत लिया का मतलब ये इसको कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और अभी मैं चढ़ता ही जाऊंगा करके, मैं चढ़ता ही जाऊंगा, चढ़ता ही जाऊंगा। और उसके वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये फिर जीतते ही जाएगा, ये फिर जीतते ही जाएगा, जीतते जाएगा, जीतते जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? यूरो ऊपर जाएगा और यूएसडी नीचे जाएगा और इसका जो परिणाम, अंतिम यात्रा जो होगा वो इस तरीके से चला जाएगा। ध्यान रहे यही होता है करेंसी पेयर में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपको अभी तो एक बात समझ में आया होगा कि पहला करेंसी बेस करेंसी और दूसरा करेंसी कोट करेंसी क्यों बोला जाता है, और द सेम वे इट अप्लाइज टू ऑल अदर पेयर्स, फर्स्ट बीइंग द बेस करेंसी एंड सेकंड इज द कोट करेंसी। ओके, एक मिनट, एक सवाल आ गया सर, आई नीड ऑल रिकॉर्डेड वीडियो सो प्लीज सेंड रिकॉर्डेड वीडियो। ओके, भेजता हूँ सर, आप चिंता मत करो। ओके, एक मिनट सर। हाँ, होल्ड कीजिएगा सर। ओके, इस हाल में कभी भी आप ट्रेडिंग ना करें जहां पे यूरो यूएसडी किस हाल में है? यूएसडी ना ऊपर ना नीचे, इसका मतलब स्ट्रेट जोन में है, और यूरो भी स्ट्रेट जोन में है, इसका मतलब कंसोलिडेशन में है। तो ये डेटा कहाँ पे मिलता है? यूएसडी क्या कर रहा है, ये डेटा कहाँ पे मिलता है? लोग अक्सर बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू में है, लेकिन यूरो का कहाँ पे डेटा मिलता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। जेपीवाई का डेटा कहाँ पे मिलता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। एयूडी का कहाँ मिलता है नहीं पता, जीबीपी कहाँ मिलता है कहाँ, हम लोग कोई भी करेंसी के डेटा देखता ही नहीं है। हम लोग को लगता है कि डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है, डेटा जरूरत है। और वो डेटा कहाँ पे मिलता है? वो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 8 करेंसीज के डेटे के बारे में आपको जानना है, वो भी मैंने बार बार बताया, यूरो का, और फिर जीबीपी के, एयूडी के, एनजेडी के, यूएसडी के, कैड, सीएचएफ और जेपीवाई, ये 8 करेंसीज के डेटा अगर आपके सामने आ जाएं तो आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी हो जाएंगे। लेकिन वो डेटा किस तरीके से पढ़ना है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप पढ़ते हो अच्छी तरह से तो आपको हराने के लिए मार्केट नहीं ठहरा है या नहीं बैठा है, ठीक है ना? तो इस हाल में कभी भी ट्रेडिंग ना करें। ओके, इस हाल में कभी भी ट्रेडिंग ना करें। किस हाल में करना होगा? जो कि अभी आएगा वो, जबकि यूरो में ताकत रहेगा, जबकि यूरो में ताकत है, सीसो आपने देखा होगा, यूरो में ताकत है और यूएसडी पिट रहा है, यूएसडी नीचे जा रहा है और यूरो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसको वजन ज्यादा है इसलिए ऊपर जा रहा है, इसको वजन कम है इसलिए वो नीचे जा रहा है। वजन बोलो तो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई। ओके, तो अभी क्या करोगे आप? आपका डिसीजन क्या रहेगा यूरो यूएसडी के ऊपर? आपका डिसीजन रहेगा बाय, क्योंकि यूरो बेस करेंसी है, बेस करेंसी क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, और कोट करेंसी क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, नीचे जाने के लिए वो, अब मैंने रेड कलर नहीं लिया तो आप बुरा मानोगे, तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आप क्लियर कट मैसेज दिया जाता है कि आपको यूरो यूएसडी में शामिल होना ही है, 100% शामिल होना है। और किस में शामिल होना है? बाय के मौके को ढूंढने के लिए शामिल होना है, बाय के मौके, ना कि सेल के, ना कि सेल के। बाय के मौके कब मिलता है? बाय के मौके कब मिलता है? जबकि यहाँ पे, यहाँ पे बाय का मौका मिलता है। कोई भी हरा नहीं सकते आप,
क्योंकि बार बार डेली चार्ट बोल रहा है कि बाई है, डेली के मूविंग एवरेज बोल रहा है बाय है, ओके, सब कुछ बोल रहा है बाय। तो आपको कुशनिंग के लिए रुकना पड़ेगा, रिटेस्ट के लिए रुकना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट के लिए रुकना पड़ेगा, नियर टर्म सपोर्ट के लिए रुकना पड़ेगा, गिरने के बाद रुकने के लिए रुकना पड़ेगा, गिरने के बाद एक जगह पे रुकने के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद जब चढ़ोगे, जब चढ़ता है बाजार यहां से, तब जाकर के आपको बाय करने। आप बोलिए कोई भी हारेगा नहीं सर, कभी भी जीतोगे, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, बिल्कुल यहां पे बाय करते हैं और बार बार बाय करते हैं, बार 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 बाय करके वो यहां पे जाके वो बार में बैठता है पीने के लिए, क्योंकि पूरा पैसा पिट जाता है यहां पे जाके। महिला मंडल नहीं, पुरुष मंडल यहाँ पे बार में जाके बैठते हैं। तब एक शाना निकलता है, बोलता है अरे मैं तो बार में पहले से बैठा था, यहाँ पे बैठा था मैं बार में, तो शांति से मैंने बार में बैठ के एक कप ले लिया था, एक बॉटल पी ली थी और मैं शांति से बैठा, मैं नशे में था, यहाँ पे नशे में था, कुछ किया ही नहीं और यहाँ पे बाय किया ही नहीं क्योंकि बार में बैठा था। और जैसे ही वो होश में आ गया, यहाँ पे उन्होंने बाय कर दी, क्योंकि वो जानता था कि गिरने दो गिरने दो गिरने दो, एक तो मौका मिलेगा मुझे, तो मौके का फायदा उठाइए सर। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। यहाँ पे तो बाय का नजारा आपने देख लिया, अभी सेल का एक नजारा देख लेंगे और एक जन्म कुंडली में दिखाऊंगा आपको उसके बाद। यहाँ पे अगर यूएस डॉलर्स ऊपर जा रहा है और यूरो नीचे जा रहा है लगातार, इसका मतलब बेस करेंसी नीचे जा रहा है। बेस करेंसी जब नीचे जा रहा है, बेस करेंसी जब नीचे जाता है, ध्यान रहे, बेस करेंसी जब नीचे जाता है और कोट करेंसी जब ऊपर चला जाता है, कोट करेंसी जब ऊपर चला जाता है, तो उसका जो अंतिम यात्रा जो है, कुल मिला के अंतिम यात्रा जो है वो नीचे ही चला जाएगा। ओके, इसी वजह से मैंने एक चार्ट बना के रखा है जो आप वो फोटो निकाल के रख सकते हैं। देखो ये फोटो, ये बेस करेंसी क्या बोल रहा है, कोट करेंसी क्या बोल रहा है, वो ध्यान में रहे। ओके, एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट। बेस करेंसी क्या, ये यूरो को छोड़ दीजिए, मारो गोली। यहाँ पे मैंने सिर्फ यूरो आपको समझने के समझने के लिए रखा है, यूएसडी समझने के लिए रखा है और परिणाम जो है वो समझने के लिए रखा है। मैं बोलूं कोई भी करेंसी में अप ट्रेंड हो और ये डाउन ट्रेंड हो, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रह सकता है। बेस करेंसी ये, बेस, और ये कोट करेंसी। ओके, कोट करेंसी में नीचे और बेस करेंसी ऊपर, तो कुल मिला के ऊपर ही चला जाएगा। और आप बाय मत कीजिए, बाय के मौके को ढूंढिए और मौका अगर मिल जाता है तो बाय कीजिए। ये एक मौका है जहां पे बाय करने का, और दूसरा जो मौका है सेल करने का। कहां पे, इस तरीके से देखिए, आप यहां पे देखिए सर, सर और मैडम यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, मेरे पेन के पास मेरा आपका नजर जाना चाहिए सर। यहाँ पे बेस करेंसी नीचे और कोट करेंसी ऊपर, और यहाँ पे आप सेल के मौके को ढूंढ लीजिए, सेल के मौके। अन्यथा बाकी कोई भी जहां पे आप पैर बनता हो, वहां पे आप कुछ भी मत कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिए, आराम से रुकिए। आप सोचेंगे ये भी तो अप ट्रेंड है, ये भी तो अप ट्रेंड है, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मत करो, ये कचरा ही कचरा है। एक गाना है ना, दिल लेके गया चोर, कचरा कचरा कचरा, ये कचरा ही है। ये दिल लेके गया चोर नहीं, ये दिल लेके गया हमारा करेंसी पैर, कचरा कचरा कचरा। तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं करना है। जहां पे बेस करेंसी अप ट्रेंड और कोट करेंसी भी अप ट्रेंड, दोनों अप ट्रेंड में रहता है, तो वो कचरा होगा। और बेस करेंसी कंसोलिडेशन में और कोट करेंसी भी कंसोलिडेशन में जा रहा है, बोलो तो दोनों कचरा ही कचरा है, उसका जो परिणाम है वो भी कचरा ही रहेगा। तो कभी भी आप वैसे हाल में काम ना कीजिए, बेहतर है कि आप दूर बैठिए। तो करेंसी पेयर कितने हैं? 28 करेंसी पेयर हैं। करेंसीज कितने हैं? 8 करेंसीज हैं। तो 28 करेंसी पेयर्स में से कोई ना कोई तो एक करेंसी पेयर आपको मिल जाएगा आज के दिन, 100% एक तो मिलेगा, एक तो मिलेगा, और श्योर शॉट आपको मिलेगा। तो आपको रुकना पड़ेगा, यू नीड टू वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी।
वो तो रुकते ही नहीं है ना लोग। घाई है ना, किसको साबित करके दिखाना है, भाई बहन को साबित करके दिखाना है, माताजी पिताजी को साबित करके दिखाने के लिए भागदौड़ करते हैं ना हम लोग, वो गलत है सर और मैडम। ठीक है, किसी को साबित करके दिखाने का नहीं, आप खुद को ही साबित करके दिखाओ सर और मैडम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डेटा कहाँ पे मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। इसका जो डेटा बेस करेंसी, जो करेंसी के जो डेटा है ना, यूरो क्या करता है और यूएसडी क्या करता है, वो डेटा आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, बाद में मिलने के बावजूद आपको एनालिसिस कैसे करना है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब अगर अगर आप हमारे साथ हो तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा सर। ओके, आगे निकलते हैं हम लोग। ये तो आपने देख ही लिया था। अगर आपको डिसीजन लेना है बाय का, तो आपके पास एक डेटा होना जरूरी है जहां पे यूरो जो है ऊपर जाना चाहिए और यूएसडी जो है उसी दौरान, उसी वक्त, उसी पल, उसी दौरान यूएसडी नीचे जाना चाहिए। तब जाकर के यूरो यूएसडी में आप बाय के मौके को ढूंढिए, बाय मत कीजिए, बाय के मौके को ढूंढिए सर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये घुस जाए। ओके, तो ये तो आपने देख लिया एक नमूना। दूसरा एक हम लोग देख लेंगे सेल का। सेल का भी आपने देख लिया होगा, यूरो नीचे जाना। ये डेटा आपके हाथ में चाहिए। डेटा कहाँ पे मिलता है? हमारे हाथ में वो डेटा है, वो आपको मैं प्लेस कर दूंगा, आपको मैं बताऊंगा वो डेटा कहाँ पे मिलता है। ठीक है ना? और यूएसडी ऊपर जाना चाहिए, वो भी डेटा हम लोग दे देंगे आप। चलिए, पिप एंड पिप्स कैलकुलेशन आज का जो सब्जेक्ट है, पिप एंड पिप कैलकुलेशन। एक मिनट, हाँ, मैं एक मिनट होल्ड कीजिएगा। कोई बता सकता है समय कितना हुआ करके? कोई भी बता सकता है मुझे? मुझे मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, 9:50। हाँ 9:50 हो गया ना? 9:50। ओके, तो 9 बजे चालू किया था हम लोगों ने। ओके, 10 सवा 10 बजे तक हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट, किसी ने सवाल किया। ओके सर, पार्ट अजय सर, थैंक यू वेरी मच। देखो हम लोग जब मुझे अगर केरल से दिल्ली जाना हो, तो मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस देखना जरूरी है, ऐसे ही हम लोग नहीं निकलते। तो ये भी हमारे जो पिप है वो डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ही है, पैसा कुछ नहीं है, डिस्टेंस। बोलो तो 500 से 550, 500 से 550 गया, तो हम लोग बोलते हैं कि 50 पॉइंट के सफर किया है। तो ये सफर जो होती है हमारे करेंसी पेयर में या फॉरेक्स में, जो भी पेयर हो या कमोडिटी के जो स्टॉक हो या जो वाकई में स्टॉक हो, तो भी हम लोग पिप से कैलकुलेशन करते हैं। पिप का मतलब है पॉइंट जो कैलकुलेट जो करते हैं हम लोग। नॉर्मली जो पॉइंट कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से करते हैं? 500 से 600 चला गया तो 100 पॉइंट हो गया, ऐसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हैं, ठीक है ना? तो थोड़े जो सर और मैडम को ये पता ही है, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े जो सर और मैडम जो बैठे हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, इसीलिए हम लोग बार बार उसको बताने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जानते हैं तो आप जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसमें भी मैं कुछ तो राज में बताऊंगा जहां पे ना आपने सुना भी नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी सेशन हो आप बैठ जाएं, ताकि कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। एक मैं बात आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कोई भी करेंसी पेयर हो जहां पे जेपीवाई शामिल नहीं है, मैं बोल रहा हूं जहां पे जेपीवाई शामिल नहीं है, जो कि इस तरीके से जो पैर है जहां पे जेपीवाई शामिल नहीं है, तो उसमें जो है पिप का जो कैलकुलेशन है, जो पॉइंट का जो कैलकुलेशन है, कुछ इस तरीके से होता है कि पॉइंट होने के बाद चौथा डिजिट, ओके, 1 2 3 4, चौथा डिजिट ये होता है पिप। और चौथे डिजिट से ही वापस इस तरफ लेफ्ट में आना चाहिए ताकि पिप्स का कैलकुलेशन हो जाए। तो 63 से 64 अगर चला जाता है, कभी भी आपने देखा होगा 63 से 64 का जब सफर करते हैं कोई भी, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि 1 पिप का सफर हो गया है करके। लेकिन अगर 63 से लेकर के अगर कोई बोलता है कि 73 तक का सफर हो गया, तो हम लोग बोलते हैं इसको 10 पिप्स। अगर अगर 363 से लेकर के 463 तक सफर होता है, 363 से लेकर के
463 तक का जब सफर होता है तब हम लोग बोलते हैं कि 100 पिप्स हो गया। और यदि 1000, देखो ये 1.1363 से लेकर के पांचवा छोड़ दीजिए, बोल जाइए, वहां से 1.2363 हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि 1000 पिप्स का सफर हो गया है। ये 1000 पिप्स का सफर होने के लिए लगभग लगभग नॉर्मल कंडीशंस में, लगभग नॉर्मल कंडीशंस में 6 महीने लग सकते हैं, या 5 महीने लग सकते हैं, या 3 महीने लग सकते हैं, या नहीं तो कोविड के जैसा एक सिचुएशन आना चाहिए जहां पे 1500 पिप्स ऊपर जाएगा और 1500 पिप्स नीचे भी आएगा उसी दिन। क्यों? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जहां पे भी रहता है, अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट कहां पे भी रहता हो, तो वापस उसी जगह पे आनी है। सुनामी के टाइम पानी पूरा आपके शरीर के ऊपर फेंकता है और उसके बाद 10 सेकंड के बाद, एक दिन के बाद, वो जो पानी आपके ऊपर फेंका था वो सारा निगल लेता है फिर वापस, है कि नहीं? इसका मतलब जब भी सुनामी आ जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको वो खंबा जो है उसको पकड़ के रहना है। और जो जो भी है, एकदम स्ट्रॉन्ग खंबा जो है, जो स्ट्रॉन्ग पोल है, उसको पकड़ के रहना है, वो पानी चला जाएगा। बस आपको सांस जो है लेने के लिए एक पाइप, बहुत बड़ा लंबा एक पाइप रखना होगा। इसका मतलब आपका कैपिटल होना जरूरी है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल होना जरूरी है, नहीं तो वो सुनामी आपको सुलाएगा। इसका मतलब मैं बार बार बोलना चाहता हूं, ये चीज को आपने भी शायद देखा होगा, महसूस किया होगा। मार्च 2020 को, ये कोई क्रिकेट का गेम नहीं, मार्च 2020 को आप भी जानते हैं सर, मार्च 2020 को कोविड का जो है इटली और स्पेन में एक हादसा हुआ था, जहां पे प्रेसिडेंट, इटली के प्रेसिडेंट ने क्या कहा पता है? मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, भगवान ही संभाल सकता है, अभी भगवान के हाथ में है कोविड अभी, करके बोला। अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोले तो वो यूरोप का जो कंट्री है वो पिट जाएंगे ना। उसी दिन क्या हो गया पता है आपको? आपको भी शायद पता होगा, जीबीपी यूएसडी, जो कि आम तौर पे 50 से लेकर के 150 पिप्स का मूवमेंट हो जाता है, आम तौर पे 50 से 150 पिप्स का जो मूवमेंट होता है, उस एक रात को 2:30 बजे या 3 बजे कुछ 1500 पिप्स नीचे चले गए। और अगर ये ऐसा सुनामी आ जाता है तो आप डरिए मत, आपके पास कैपिटल होना जरूरी है। वापस आ गया एक बार, फिर से वापस आ गया, फिर से वापस वहां पे आ गया, तो जहां पे था वहां पे आ गया। क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट जब होती है बाजार में तो उसको एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, फिर जाके कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। बोला तो आपको इनविटेशन ही नहीं दिया है, बाबा मैं मार्केट हूं, मैं जा रहा हूं नीचे। जैसे कि एक राजू श्रीवास्तव का एक जोक था ना, मैं बम हूं, चाहूं तो मैं फट लूं। तो वो तो बम है, वो कभी भी फट सकता है, लेकिन यहां पे आपको इनविटेशन नहीं दिया था कि मैं नीचे जा रहा हूं करके। ये आराम से मार्केट था, मार्केट तो आराम से था, और विदाउट इनविटेशन एकदम से गिर गया, तो वहां पे वापस आना ही आना है। तो ध्यान रहे, अगर ऐसा कुछ हो जाए जहां पे 1000 पिप्स चले जाएं, तो वापस उसी जगह पे आने की संभावना 80% है। कितने प्रतिशत है सर? 80%। ध्यान रहे, हमेशा हमेशा ध्यान रहे, 80% आप, क्योंकि आपके पास कैपिटल ना हो तो आप पिट जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है सर और मैडम। ओके, ओके, चलिए बात को बाद में हम लोग समझेंगे। मैं बोल रहा था कि ये जो 1000 पिप्स होने के लिए ना बहुत महीना लगता है, नहीं तो कुछ पैंडेमिक, कुछ सुनामी, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होना जरूरी है, तब जाकर के हो सकता है। और कैलकुलेशन मैंने कहा 21 करेंसी पेयर के लिए इसी तरीके से होगा, 21 करेंसी पेयर में इसी तरीके से कैलकुलेशन होगा। और जहां पे भी जेपीवाई शामिल हैं, जहां पे भी जेपीवाई शामिल हैं, तो इस तरीके से होगा।
इस तरीके से होगा। किस तरीके से? पॉइंट होने के बाद दूसरे स्टेशन पे, यहाँ पे पॉइंट होने के बाद चौथे स्टेशन पे है, यहाँ पे पॉइंट होने के बाद, बोलो तो डेसिमल पॉइंट बोलते हैं हम लोग, डेसिमल पॉइंट होने के बाद या दशमलव बोलते हैं ना, पॉइंट होने के बाद दूसरे स्थान पर। तो 82 से लेकर के 83 का मतलब 1 पिप है। 82 से लेकर के 93 का मतलब 93 का मतलब ये 11 पिप्स हैं, 11 पिप्स हैं। और अगर अगर 82 से लेकर के अगर इस तरीके से हो जाता है, देखो 113.82 से लेकर के 114.00 हो जाता है, तो लगभग लगभग 18 पिप्स चले गए हैं। 18 पिप्स। अगर 114.02 हो जाता है तो ये हो जाता है 20 पिप्स। ये ध्यान रहे। तो कहां पे आंकड़ा बदला है अभी? ये आंकड़ा बदला है। अगर ये आंकड़ा बदलता है तो हो जाता है फिर 100 केस में, और ये आंकड़ा तो 1000 केस में हो जाएगा। फिर बाद में दूसरा भी आंकड़ा बदला तो 2000 केस, ऐसे इस तरीके से 1000 और उसके बाद 10,000। ओके, वैसे वो आंकड़े को आप बदल सकते हैं। तो जेपीवाई में जहां पे भी जेपीवाई शामिल है, डेसिमल पॉइंट होने के बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है पिप। तो 82 से लेकर के 83 का मतलब 1 पिप हो जाता है। इसी वजह से जो कैलकुलेशन में थोड़े जो है बदलाव आ जाता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन हम लोग बाद में देख लेंगे सर और मैडम। तो अभी हम लोग फिलहाल निकलते हैं आगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेस से लेकर स्टैंडर्ड, या हम लोग बोलते हैं कि बेस से लेकर हम लोग एडवांस में जा रहे हैं, एडवांस से लेकर के प्रो में जा रहे हैं, इसीलिए बेस हम लोग सीखना जरूरी है। आगे चल के मैं जब एडवांस की बात करूं तब किसी ने मुझे पूछना नहीं है कि सर या फिर आदर्श मुझे वो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वीडियो रेफर करना होगा या फिर मेरा जो यूट्यूब है वहां पे भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे यूट्यूब में मैंने यूट्यूब को फ्लैश नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा जो भी सेशन हो जाता था वो कंपनी के लिए हो जाता था। मैं जब भी ये 10 साल जो मैंने काम किया है वो मैंने कंपनी के लिए काम किया था, इसलिए मैं यूट्यूब में चढ़ाने के लिए मुझे परमिशन नहीं दिया था। मेरा जो भी लेक्चर है वो यूट्यूब में चढ़ाते नहीं थे, लाइव सेशन हुआ करता था। तो अभी जा करके मैं यूट्यूब में मैं डाल रहा हूँ। थोड़े लोग मुझे पूछते हैं कि अरे आपका जो है मुझे यूट्यूब लिंक दे दीजिए, तब जा करके मैं दे देता हूँ। किसने मुझे पूछा तो मैं लिंक दे देता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। जो लाइव सेशन में जो बैठता नहीं है उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ स्क्रॉल करेंगे, सीधा जो पिक्चर देखने का क्लाइमैक्स के पास वो चला जाएगा। सीधा वो स्टार्ट होगा पिक्चर और क्लाइमैक्स में जा रहे अमिताभ बच्चन जय जो है वो मर गए करके बोलेंगे, और जो वीरू है उन्होंने हेमा मालिनी को शादी कर लिया। ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैसा नहीं करना है, इसलिए मैं वीडियो देखने के लिए मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ, लाइव में बैठने के लिए मैं जिक्र करता हूँ हमेशा। तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि पांचवा जो चीज है वो क्या है? ये पांचवा जो चीज है वो क्या है? वो है पिपेट्स। ये पांचवा जो चीज है वो है पिपेट। ये तीसरा जो चीज है ये है पिपेट। जेपीवाई में तीसरा जो चीज है वो पिपेट है, और अन्य करेंसी पेयर में पांचवा जो है वो पिपेट। 10 पिपेट का मतलब 1 पिप हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट कभी भी पिपेट्स में नहीं करते हैं। और अगर 100 पिपेट्स हो जाता है, 100 पिपेट्स हो जाते हैं तो होता है 10 पिप्स। 10 पिप्स हो जाते हैं, ध्यान रहे, 10 पिप्स हो जाता है। तो इसी वजह से बार बार जो स्प्रेड जो होती है वो कैलकुलेट होता है पिपेट्स के हिसाब से। तो आपको जो भी दिखाई देता है, कोई बोलता है मुझे अरे 20 है स्प्रेड, अरे 42 है स्प्रेड, 52 है आदर्श, 52 स्प्रेड है, तो आपको सोचना है कि वो स्प्रेड जो है पिपेट के रूप में है। अगर दो स्प्रेड है, सिर्फ दो स्प्रेड है या एक स्प्रेड है, वो पिप्स के रूप में है। कौन सा? पिप्स के रूप में। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये फिर से मैं बता रहा हूं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये हो गया बेस करेंसी, ये हो गया कोट करेंसी जो कि कोटेशन है, ये हो गया बिड प्राइस,
और ये हो गया आस्क प्राइस। और जो डिफरेंस है जो 2 पॉइंट की, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेड। और स्प्रेड अक्सर किस में लिखता है? पिपेट्स में लिखता है। तो यहाँ पे 2 पिप्स वो भी सही है। और अगर किसी ने 20 पिप्स बोला हो, सॉरी 20 पिपेट्स बोला हो, तो वो भी सही है। ओके, पिपेट भी सही है और जो है 2 पिप्स भी सही है। तो ये क्या है, बिड प्राइस क्या है? अगर आप बेचना चाहते हो अगर आप बेचना चाहते हो तो इस दाम में ही बेच सकते हो। बोलो तो कम दाम में बेच सकते हो। यदि आप खरीदना चाहते हो तो ये दाम पे ही आप खरीद सकते हो। तो बेचने वाला ये है और खरीदने वाला ये दाम पे खरीदे। और यहाँ पे बेचने वाला ये दाम बोलता है और खरीदने वाला जो है ये दाम पे उसको, सॉरी, बेचने वाला जब बेचता है, बेचने के लिए जब जाते हो तो खरीदार रहना चाहिए ना, तो ये दाम पे ही वो बेच सकता है। महंगे में वो बेचेगा और, सॉरी, सस्ते में वो बेचेगा और महंगे में वो खरीदेगा। यही उसूल होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप यहाँ पे जाओ, बाजार में जाओ, तो कुछ अलग है। तो हम लोग सस्ते दाम पे दे दो करके, यहाँ हालांकि आप महंगे दाम पे ही खरीदते हो, महंगे दाम पे ही खरीदते हो और सस्ते दाम पे ही आप बेचते हो। ओके, तो एनीवे, वो तो अलग बात है। तो वो तो आपको समझने के लिए बाद में आपको समय मिलेगा, तब गहराई तक आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? जो पहले मुझे मेरा सेशन अटेंड किया है, वो नहीं बात करने का, जो नए जो सर और मैडम बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट प्राइस, लेकिन उसमें कितना प्राइस रहता है? उसमें कितना प्राइस रहता है? किसी सर ने कहा, वो विनोद सर ने कहा करंट प्राइस है, उसने उसमें कितने प्राइस रहते हैं? कितने प्राइस रहते हैं? एक प्राइस रहता है, 2 प्राइस रहता है, या 3 प्राइस रहता है? कितना प्राइस रहता है कम से कम? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं अल्पेश सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं, 2 प्राइस रहते हैं। तो कोई भी अगर बोलता है कि करंट मार्केट प्राइस है ना, वो तो 500 पे है, मैंने देख लिया था अभी मार्केट को, करंट मार्केट प्राइस है ना, वो 500 पे है, ये गलत है। कभी भी करंट मार्केट प्राइस एक प्राइस पे नहीं रहता है। कभी भी करंट मार्केट प्राइस 2 प्राइस पे रहता है, एक बेचने वाले के प्राइस और एक खरीदने वाले के प्राइस। आप जब प्याज लेने के लिए जाओगे, 30 रुपया प्याज, 30 रुपया प्याज किलो करके बोलेंगे तो आप खरीद लोगे। लेकिन जब बोलता है सामने वाला 1000 रुपया प्याज, 1000 रुपया किलो प्याज, 1000 रुपया किलो प्याज, तब आप बोलोगे 1000 रुपया, मैं तो 30 रुपया में खरीदने के लिए आया था यहाँ पे। तो आपका प्राइस है 30 और बेचने वाले के प्राइस है 1000। इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस में बेचने वाले का भी प्राइस रहता है और खरीदने वाले का भी प्राइस रहता है, दोनों अलग अलग प्राइस हैं। हालांकि हम लोग जब नॉर्मल मार्केट में जाते हो, फिजिकल मार्केट में जब बाजी लेने के लिए जाते हो, तभी आप लोग बार्गेन नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सभी लोग एक ही दाम पे बेच रहे हैं। यदि किसी ने वहां पे गलती से भी 1000 रुपये करके बोला, तो वो बोलेगा आप ऐसे क्यों बोल रहा है, 30 रुपया का आलू है, प्याज है, तो आपने 1000 क्यों बोल रहे हैं? तो आप बोलेंगे मैं तो 30 रुपये में ही खरीदूंगा। तो वहां पे होती है करंट मार्केट प्राइस। जहाँ पे 2 प्राइस रहता है वही है करंट मार्केट प्राइस। जहाँ पे एक प्राइस होती है उसको बोलते हैं हम लोग लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। वो की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्या प्राइस है वो? डील प्राइस है। डील प्राइस है, क्या बोलते हैं उसको? डील प्राइस। जो कि दोनों ने मंजूर किया था, 30 रुपए में भेज रहा है, ओके, 30 रुपए में खरीद रहा हूं। इसका मतलब ये ऐसा है क्या डील? ये 30-30 का डील है क्या? बिल्कुल नहीं। डील तो क्या था? डील तो इस तरीके से था, बेचने वाला बोला कि मैं 35 रुपए में भेजूंगा और खरीदने वाला बोला कि मैं तो 25 रुपए में खरीदूंगा। तो दोनों अगर ऐसे रहता तो वो करंट मार्केट प्राइस के लेवल ही रहता। लेकिन ये क्या बोलता है फिर बाद में, नहीं 25 रुपए में मुझे चाहिए।
तो बोलते नहीं 35 रुपए में मैं बेचूंगा। तो ये बोलता है चलिए मैं 30 रुपए में लेके आता हूँ, चलिए सर मैं 30 रुपए लेके आ रहा हूँ, आप 30 रुपए तक खरीद लो। तो ये चढ़ाता है इसका रेट और ये गिराता है इसका रेट, तब जाकर के लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। ये होती है डील प्राइस। और हम लोग बाजार में जाते हैं 30 रुपए, हाँ चलो पैक कर दो, 40 रुपए, हाँ चलो पैक कर दो, वहां पे बार्गेन नहीं करते हो तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही हो जाता है। ओके, चलिए वहां पे करंट मार्केट प्राइस तो बिल्कुल नहीं होता है। ओके, थैंक यू बिड और आस्क प्राइस, वेरी गुड अल्पेश सर। चलिए मैं अभी चला जाता हूँ, चला जाता हूँ किसी के धुन। ओके, वो तो आगे निकलता हूँ मैं। ये पिप और पिप कैलकुलेशन से हम लोग फाइनली बात करेंगे व्हाट इज अ पिप। तो विस्तार से हम लोग देख लेंगे व्हाट इज अ पिप। पिप इज नथिंग बट परसेंटेज इन प्रॉफिट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। तो वो प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस के लिए भी प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट वही है और टारगेट के लिए भी वही है। तो हम लोग सोचते हैं कि प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही होना है। नहीं, प्रॉफिट और जो है घाटा भी हो सकता है, तो मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। इसमें किसका घाटा है? ओके, तो ये घाटा हो सकता है और मुनाफा भी हो सकता है। व्हाट इज 1 एंड 10 पिप्स हो तो देख लिया है आपने। आप बता सकते हैं 0510 से लेकर के 0511 तक 1 पिप है और 510 से 520 तक 10 पिप्स है। लेकिन सिर्फ जेपीवाई पैर में आपने कहा था, जेपीवाई पैर में सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, ये ध्यान रहे। इसका मतलब क्या है? ये जब हम लोग बोलते हैं कि यूरो यूएसडी इज करंटली ट्रेडिंग एट, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर आपको व्यापार करना हो तो ये एक्सचेंज रेट आपको देना पड़ेगा। यूरो यूएसडी में बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो तो आपको ये दाम से ही डील करना होगा। और ये दाम कहां से आया है? ये तो दाम कहां से आया है? सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप हमारे जो भारत में रहते हुए इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस करके देखिए, कितना रुपीस करके देखिए। और 1 यूएसडी इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस करके देखिए और इसको डिवाइड कीजिए, तब जाकर के आपको ये जो ऐसा आंसर है ना वो मिल जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाई ही कर सकते हैं, आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन व्हेन वी गिव 1.0510 यूएस डॉलर्स? क्योंकि वो यूएस डॉलर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोट करेंसी यूएस डॉलर्स है। when we give 1.0510 US dollars, we can trade in Euro USD, maybe into buy side or sell side. It is up to you whether you need to buy or sell. If it is in the uptrend, you need to go for a buy. If it is in the downtrend, you need to sell. So that is how you need to identify. You need to identify first what is the trend, and according to trend, you have to trade. So most of the people think that why I have to give this much of amount? This much of amount is required as a exchange token, and what is that unit called as? For 1 unit transaction, एक यूनिट ट्रांजैक्शन के लिए आपको भरना पड़ेगा इतना। अगर अगर आप 1000 यूनिट ट्रांजैक्शन करते हो, जो कि ये है मिनिमम, आपको भरना होगा 1500, तो 510 नहीं, $1051। और ये है मिनिमम साइज। आप एक यूनिट खरीद नहीं सकते हो या एक यूनिट बेच नहीं सकते हो। आप एकदम से कम से कम आपका जो लॉट साइज रहेगा वो जो है मिनिमम आपको 1000 यूनिट्स लेना पड़ेगा। इसी वजह से जो एक यूनिट का जो खर्चा है वो नजरअंदाज कीजिए, आपको 1000 यूनिट का जो खर्चा है
उसको आपको देखना होगा। और 1000 यूनिट के लिए आपको भरना पड़ेगा $1051। अगर आपका रेट जो है, अभी जो रेट जो चल रहा है वो 1 पॉइंट हो सकता है 1.07, जो भी रेट हो, इस तरीके से अगर रेट हो तो आपको भरना पड़ेगा। माइक्रो लॉट लेने के लिए आपको भरना पड़ेगा इतना सारा डॉलर्स। बोलेगा आदर्श, इतने सारे डॉलर्स, इतने सारे पैसे तो मेरे हाथ में नहीं है। तो वही तो लिवरेज का काम आ जाता है। कल हम लोग सीखेंगे कि 1075 जो डॉलर है उतना भरना नहीं है। आपको कितना भरना है? हो सकता है $10 भरना हो सकता है $5 भरना हो सकता है $2.5 भरना हो सकता है $1 भरना हो। क्यों? क्योंकि आपको लिवरेज मिलता है। क्यों आपको लिवरेज मिलता है? क्यों आपको लिवरेज मिलता है? क्यों आपको ज्यादा लिवरेज मिलता है? और लिवरेज के मदद से जो भी चीज उठाया हो, जो 1075 का जो माल है, लिवरेज के मदद से $10 में उठाता हो, उसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिन। मार्जिन का मतलब जो अमाउंट आप भरते हो, हालांकि वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है, टोकन अमाउंट है। लिवरेज्ड, जो लिवरेज के मदद से जो अमाउंट जो भरने हैं, लिवरेज की मदद से जो अमाउंट जो भरने हैं, वो होते हैं मार्जिन अमाउंट। क्या होता है? मार्जिन अमाउंट। हम लोग कल सीखने की प्रयास करेंगे मार्जिन क्या करके, लेकिन कल सेशन नहीं रहेगा, परसों रहेगा। हर जो है एक दिन छोड़ के सेशन रहेंगे, क्योंकि कल मेरा जो है जो कंपनी के साथ मेरा ताल्लुक है वहां पे रहेगा। अभी सर 39 जो सर और मैडम बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज है। 39 सर और मैडम बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आप जो है, जो भी बैठे हुए हैं, वो अगर कुछ डाउट आ जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, कोई भी डाउट आ जाए व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपको बात करनी है तो प्रियंका मैडम से बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गहराई तक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो राज सर से आप बात कर सकते हैं, जो कि उनका नंबर है 9421693575। अगर प्रियंका मैडम से आपको बात करनी है ट्रेनिंग डेट्स के बारे में, ट्रेनिंग के जो है टाइम के बारे में, कोई रजिस्ट्रेशन करने का हो, तो सारा जो चीज़ है आप प्रियंका मैडम से पूछ सकते हैं। उनका नंबर है 8208260421। अगर ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पोजीशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो आप अभी ही मत पूछिए, ट्रेनिंग के दौरान मत पूछिए। ट्रेनिंग होने के बाद कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो आप मुझे पूछ लेना। अगर मुझे टाइम मिलता हो तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके, मुझे अगर टाइम मिलता हो तो जवाब दूंगा, या मैं कभी देखूंगा तब मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग होने के बाद बहुत सारी जो ऑनलाइन जो चीजें हैं उसके ऊपर मुझे फोकस करना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप मैसेज भेजो, इंतजार कीजिए सर और मैडम, मेरा आपको जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर कोई जो क्या बोलते हैं ना, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे आप फोन कर सकते हैं, कभी मैं फ्री रहूंगा तो मैं उठाऊंगा। एक एक सवाल आया है सर, सोनिया मैडम से भी बात कर सकते हैं ना? ओके, सोनिया मैडम से भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया सोनिया मैडम से भी आप बात कर सकते हैं। योगेश सर ने पूछा है कि सोनिया मैडम से बात कर सकते हैं कि नहीं करके, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बाकी क्योंकि सोनिया मैडम को हम लोग सारा मैसेज हम लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं, लेकिन सोनिया मैडम सब कुछ जानता है, तो इसीलिए आप पूछ सकते हैं सोनिया मैडम से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? राज सर आप हैं क्या लाइन पे? हाँ मैं हूँ ना। हाँ राज सर हमारे जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी के पास कुछ आइडियाज हो तो सॉफ्टवेयर डेवलप करके भी दे सकते हैं। अगर कुछ भी आइडिया नहीं हो और चाहते हैं कि मुझे ना मेरा जो फंड है वो जो है रोबोट रोबोट के हिसाब से चलना है, तो जो भी अगर चाहता है कि रोबोट मेरा काम करके दे, तो आप संपर्क कीजिए राज रघुवंशी सर से। ठीक है ना? हालांकि मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मेरे जो पार्टनर है राज सर, उनको मैंने वो सौंपा है
ताकि पूरा फोकस आपको, पूरा टाइम, क्वालिटी टाइम आपको दे सकें, ठीक है? और एक सवाल आया था, ओके, कोई सवाल नहीं। तो कोई भी अगर सवाल उठता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं आने वाले जो ट्रेनिंग सेशन में, ठीक है ना? तो धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच, और परसों मिलते हैं इसी मंच पर। और हेलो, कुछ एक सवाल आया, बोले सर? ओके, कुछ भी नहीं, थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच राज सर। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो राज सर से पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू योगेश सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।